वेलकम स्टूडेंट। आई एम परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एचआर कॉलेज, अमनौर, सारण। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए जो बीए पार्ट वन इकोनॉमिक्स सब्सिडरी में इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो टॉपिक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आईएमएफ जो है, शॉर्ट में आईएमएफ, आई मीन्स इंटरनेशनल, एम मीन्स मॉनेटरी, एफ मीन्स फंड, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एक दूसरा संस्था है आईबीआरडी। आई मीन्स इंटरनेशनल, बी मीन्स बैंक, आर मीन्स रिकंस्ट्रक्शन एंड डी मीन्स डेवलपमेंट। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो दोनों संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो संस्थाएं हैं जो 44 राष्ट्रों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटेन वुड हैम्पशायर, जिसे यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 1944 में, जुलाई के 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। उस समय ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसी में इसकी बात चली कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन हो जो मुद्रा में डील करे, मनी में डील करे, जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ क्लियर हो गया। 44 राष्ट्रों का जो कॉन्फ्रेंस हुआ ब्रिटेन वुड में, यूएसए के हैम्पशायर शहर में, उसी कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ और आईबीआरडी के स्थापना की बातें हुई, जो जुलाई 1944 में हुई। इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटो था, क्यों ये जोड़ी पड़ी, इसको इस तरह समझते हैं। इट वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। हम जानते हैं कि एक देश में एक बैंक हो तो चलेगा, क्योंकि एक देश का एक मुद्रा हुआ करती है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो हर देश का अलग अलग मुद्रा होता है, यानी मनी होता है। जैसे भारत में मान लीजिए रुपया है, तो यूएसए में डॉलर है, और इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग है। उसी तरह सऊदी अरब, दुबई, बांग्लादेश, सब के अपने अपने मॉनेटरी यूनिट है। तो अगर इसमें कोऑपरेशंस को प्रमोट करना है तो उसके लिए मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया। दूसरा मेन मोटो था आईएमएफ या आईबीआरडी बनाने का, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होते हैं तो हम जानते हैं कि बैलेंस ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना जरूरी है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करे, और वो तभी होगा जब ऐसा एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो जो इसकी जिम्मेवारी निभाए, यानी जो करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करे। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का दूसरा है टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन, यानी विस्तार और बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, बैलेंस, संतुलित वे में। ये दूसरा मोटो था। तीसरा था टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मतलब होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रुपी डॉलर में जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसका एक वैल्यू होता है। तो इंटरनेशनल स्तर पे जो मुद्रा का लेन देन होता है उसको एक्सचेंज का जो दर होता है, जैसे मान लीजिए अभी इंडियन 75 रुपये के बराबर, कल ही के न्यूज़ में हमने पढ़ा कि इंडिया के 75 दशमलव कुछ पैसे वो अमेरिका का $1 के बराबर होगा। तो ये एक्सचेंज जो स्टेबिलिटी है इसको मेंटेन करने का काम भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करते हैं। तो उसके लिए तरह तरह के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ये नहीं कि आज 75 है कल 20 रुपया हो जाए या कल 150 रुपया हो जाए, एक बैलेंस हो, एक्सचेंज स्टेबिलिटी हो दो अलग अलग देशों के मुद्राओं में, करेंसीज में। तीसरा है
चौथा है टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट टू मेक द जनरल रिसोर्सेज टेम्पोरली अवेलेबल टू इट्स मेंबर एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज अंडर एडिक्वेट सेफगार्ड। यानी कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, मल्टीलेटरल मतलब होता है बहुत सारे, एक दो देशों का एक्सचेंज रेट से डिटरमाइन करना हो तो इजी है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के अपने अपने करेंसीज हैं। तो मल्टीलेटरल स्तर पे एक सिस्टम होना चाहिए जो जनरल रिसोर्स को टेम्प्रोरी अवेलेबल कर दे, मतलब सुविधाजनक बना दे, जो बिजनेस को प्रमोट करे। अगला पॉइंट है टू शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मेंबर। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड होता है, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? कभी होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कभी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कब होता है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड में हम डीपली पढ़ेंगे। शॉर्ट में जान ले, किसी देश का अगर एक्सपोर्ट चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अगर अधिक हो इंपोर्ट कम हो, तो वो कहा जाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी देश में एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट बहुत अधिक हो, जिससे उस देश की जो को कर्ज भी लेना पड़ जाता हो, तो वो एक तरह से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी कि वो देश के कर्ज में डूब सकता है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा करता है, यानी फॉरेन कंट्री से ज़्यादा क्रय करता है, लेकिन उस देश में प्रोडक्शंस कम है, और जिसके वजह से फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट यानी देसी वस्तुओं का विदेश में वो बेच नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रोडक्शंस इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो या सर्विस में कम है। ये दिखाता है वो देश कमज़ोर है। यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है वो विदेशी वस्तुओं को खरीदने में, और डोमेस्टिक स्तर पर उत्पादन नहीं है, तो देश कर्ज में डूब सकता है। डेब्ट ट्रैप यानी ऋण के जाल में फंसता चला जा सकता है। एशियन कंट्रीज में मैक्सिमम वही होता है। तो उस स्थिति से बचाने के लिए, या जिसका सरप्लस बहुत अधिक है किसी कारण से, तो उससे भी उसको भी एक बैलेंस वे में लाने के लिए क्या करना होगा? एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को, एक जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए, असंतुलित होता है व्यापार, उसको सही संतुलित करने के लिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी दोनों, या वो कहें वर्ल्ड बैंक, मिलकर काम करते हैं, देश को राय देते हैं जिस देश में क्या है डिसइक्विलिब्रियम ज़्यादा हो, अधिक हो। The article of the agreement of IMF came into the force on December 27, 1945. IMF is the principal international monetary institution established to promote a cooperative and stable global monetary framework. यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आर्टिकल्स है वो कब बना? दिसंबर, फोर्स कब आया, यानी कि लागू कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। यानी आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ, और ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। ये डेटा है 2014 के आसपास का। तो उस समय जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर थे 188 थे। अभी जो 2021 चल रहा है कुछ बढ़ा होगा, करंट डेटा हमारे पास नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट से, या हम बाद में बता देंगे। यानी कि अभी तक 2014 के अकॉर्डिंग 114-15 तक 188 राष्ट्र जो थे आईएमएफ के मेंबर हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जो 44 देशों का कॉन्फ्रेंस हुआ वो आज के डेट में बढ़कर कितना हो गया है? 188 देश आईएमएफ के मेंबर हैं। The IMF was established, its purpose have remained unchanged. जब से ये IMF बना उसका जो उद्देश्य है वो अभी भी वही है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी मुद्रा का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना,
स्टेबिलिटी मेंटेन करना, डिसइक्विलिब्रियम जो ट्रेड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है उसको सही करना, और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप करना जो मल्टी स्टेज पे मल्टी लेटरल ट्रेड को प्रमोट करे। तो अब बात करते हैं मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स को जब डिस्कस करेंगे तो ये इस तरह हम कह सकते हैं, 5-6 ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करते हैं। पहला है टू प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग का को आगे बढ़ाना। जैसे किसी देश में ट्रेड करना है, किसी देश से ट्रेड करना है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। शायद अगर इसका मेंबर ना बने तो आप हर देश का अलग अलग करेंसी की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जो इतना आसान नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित होगा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशंस को प्रमोट करना ये पहला उद्देश्य है, पर्पज़ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो इजीली दूसरे देश की करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। क्लियर है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का सहयोग विकसित करना। दूसरा है टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाना। टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो लेकिन बैलेंस हो, संतुलित हो, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप बहुत अधिक ना हो। क्योंकि अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा या अनफेवरेबल ट्रेड होगा तो हो सकता है कोई कंट्री कर्ज के बोझ में डूबता चला जाएगा और वो दिवालिया हो जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तीसरा है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो एक्सचेंज रेट होता है मुद्रा का, उसमें स्टेबिलिटी स्थापित करना, यानी संतुलन स्थापित करना, जिससे करेंसी का जो रेट है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, इसका ध्यान रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य है, फंक्शंस है, या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो तीसरा हो गया। चौथा है टू एलिमिनेट और मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस बाय प्रमोटिंग द सिस्टम ऑफ मल्टीलैटरल पेमेंट्स, यानी कि वैसा दबाव, रिस्ट्रिक्शंस मतलब एक तरह से दबाव को ख़त्म करना जो मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम में रुकावट पड़े। यानी जो भी हमें, चूँकि एक कंट्री से तो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते नहीं हैं, हम बहुत सारे देशों से करते हैं, एशियन, यूरोपियन और बहुत अफ्रीकन कंट्रीज से, और हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं, ये सब एक तरह से ट्रेड के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शंस नहीं करती है, जिस या मतलब जितनी ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती, या तो शॉर्टेज है प्रोडक्शन में वस्तु और सेवाओं का, या सरप्लस है। तो व्यापार द्वारा ही इस इफ़िशियंसी या डिसएफिशिएंसी को ख़त्म किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमें मल्टीलैटरल पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना होगा। इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों की करेंसी आसानी से नहीं होगा अवेलेबल जिससे ट्रेड को प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो काम करेगा। पांचवा है टू ग्रांट इकोनॉमिक असिस्टेंस, यानी कि आर्थिक सहायता देना। किसको? जो मेंबर कंट्रीज हैं, यानी इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो भी मेंबर हैं उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करना ये काम है। फॉर एलिमिनेटिंग द एडवर्स इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बुरा जो स्थिति होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरी है कि या तो बैलेंस हो या सरप्लस हो, ये देश के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एडवर्स होता है वो स्थिति वो होती है कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इतना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं कर पाते कि फॉरेन कंट्री को बेचकर अब फॉरेन एक्सचेंज एज ए रिम्यूनरेशन, एज ए प्रॉफिट या एज ए इनकम प्राप्त करें। लेकिन
इतना कम प्रोडक्शन करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, जिससे हमें इंपोर्ट यानी फॉरेन गुड्स को का कंजम्पशन दूसरे देशों से परचेजिंग करना पड़ता है। यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट होगा नहीं। तो वो जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक तरह से कर सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम कर सकते हैं, या ये एक तरह से एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में आ जाएंगे, जो देश कर्ज के बोझ में डूब सकता है। तो इसको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है आर्थिक सहायता के रूप में कुछ राय भी दे सकता है और कुछ तरीका बता सकता है, जिससे वो डिसइक्विलिब्रियम खत्म होंगे। अगला छठा पॉइंट है टू मिनिमाइज इम्बैलेंसेज इन क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी मात्रा और जो अवधि है उस इंटरनेशनल ट्रेड का, उसमें जो इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस में कमी है, उसको मिनिमाइज करना भी काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, जो 44 देशों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटेन वुड में, यूएसए के हैम्पशायर शहर में, जो 1944 में हुआ था। और ये 27 दिसंबर 1945 को ये लॉ द्वारा ये पास हो गया, और ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना, जो आईबीआरडी भी उसी टाइम बना। तो ये जो संस्थान है, इनका मेन काम है, मेन जो पर्पस था, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो एक्सचेंज सिस्टम है उसको प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना, और जो एडवर्स या डिसइक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में उसको बैलेंस कराने के लिए बहुत सारे एडवाइस, बहुत सारे इकोनॉमिक असिस्टेंस देना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ये 2014-15 तक आते आते इसमें 44 देशों से 188 देश मेंबर हुए हैं। अभी कुछ बदले होंगे, हो सकता है 189 हो गए हों या घट भी सकते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर बाहर भी जाते हैं अगर उन्हें पसंद ना हो सिस्टम तो, और कुछ नए एंट्री भी होती है, कोई कंट्री उसमें मेंबर बन भी सकते हैं। तो 188 अभी बढ़ा होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। यानी 188 जो मेंबर थे, कब थे, 2014 के आसपास। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को जब स्थापित हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। इसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर लें। पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का सहयोग विकसित करना, पहला उद्देश्य है। दूसरा है टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करना। तीसरा है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मॉनेटरी जो फॉरेन कंट्री से एक्सचेंज रेट होता है उसका एक्सचेंज रेट को इंश्योर करना, स्टेबल करना, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा है टू एलिमिनेट और मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन बाय प्रोमोटिंग सिस्टम ऑफ मल्टीलैटरल पेमेंट, यानी मल्टीलैटरल पेमेंट एक कंट्री दो कंट्री के बीच नहीं, मल्टी कंट्री से जो पेमेंट एक्सचेंज है उसको प्रमोट करना भी, मल्टीलैटरल ट्रेड में मल्टीलैटरल पेमेंट सिस्टम डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो आईएमएफ का एक ऑब्जेक्टिव भी है। इकोनॉमिक असिस्टेंस देना, इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी कंट्री के पास हो, एडवर्स इम्बैलेंस हो तो इकोनॉमिक सहायता मेंबर कंट्री को देना, ये पांचवा ऑब्जेक्टिव है। छठा है टू मिनिमाइज इम्बैलेंसेस इन क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड में टाइम बहुत अवधि लगता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंदी होने से टाइम किलिंग होता है, बहुत अधिक समय लगता है, तो ये व्यापार को बढ़ावा ना देकर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें मिनिमाइज करना है इस क्वांटम को, मात्रा और ड्यूरेशन दोनों को। तो क्लियर हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्थापित हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 44 देशों के कॉन्फ्रेंस में स्थापित करने की बात हुई, जिसमें आईबीआरडी भी है, उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।
और यह 1945 में 27 दिसंबर 1945 को स्थापित हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसके मेंबरशिप में क्या क्या जो बदलाव हुआ, या इसको ऑब्जेक्टिव हम लोग का टॉपिक है तो ऑब्जेक्टिव में ही रहने देते हैं। आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक क्या है, जिसे आईबीआरडी का नाम भी दिया जाता है। इसी टॉपिक के साथ हम आज के बीए पार्ट 1 सब्सिडरी इकोनॉमिक्स और अदर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक वर्ल्ड बैंक होगा। थैंक यू।